दो सियाफाम देविकल हबशी जिनकी कमर के गिर्द चीतों की खालें थीं। एक बड़ा सारा टोकरा अलिफाटे तेज तेज कदम चलते नजर आए और टोकरा लड़कियों के नींद दायरे के सामने रख दिया। हबशी मस्त सांडों की तरह फुनकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कुल्ली ऊपर को उठी और फूल की तरह खिल गई। इस फूल में से एक लड़की का चेहरा नमूदार हुआ और फिर वो ऊपर को उठनेगी। यूं लगता था जैसे सुर्ख बादलों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। इसकी मुस्कुराहट भी अर्जी नहीं थी। इसके बालों की चमक भी मिस्र की किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मसहूर कर लिया। अली बिन सुफियान ने सलाउद्दीन अयूबी की तरफ देखा। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। सलाउद्दीन अयूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाउद्दीन अयूबी के पास आकर कहा, और अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम ज़ुको है। से मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशा आवर रक्कासा नहीं और ये इस्मत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है। शौकिया नाचती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूं। साहिल पर मछलियों का कारोबार करता है। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है, आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर उसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तिदा की कि सुना है सलाउद्दीन अयूबी अमीर मिस्र बन के आए हैं। खुदा के नाम पर मुझे उनसे मलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सवा कुछ भी नहीं जो मैं इस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने अब से रक्स की इजाजत इसीलिए मांगी थी कि इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने इसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, लड़कियां जिन्हें अब मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मकाम नाजी ने खसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी कि वो मेरा रक्स पसंद करेंगे क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुना नहीं। एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अयूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अयूबी की जान की हिफाजत के लिए इसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप क्या कहना चाहते हैं? सलाउद्दीन अयूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर उसे खराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उड़िया करके बहुत अच्छा नाचती हो। इसे इस पर शाबाश क्योंकि इसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्रा, नाजी ने कहा, मैं इसे इस वादे पर यहां लाया हूं कि आप उसे शर्फ बार याबी बख्शेंगे। ये बड़ी डोर से इस उम्मीद पर आती है। जरा देखिए उसे। इसके रक्स में पेशा वराना तासुर नहीं, खुद सपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप उसे अपने खैमे में आने की इजाजत दे दें। थोड़ी सी देर के लिए इसे मुस्तकबिल की वो मां समझी जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जाबाज जन्म लेंगे। ये अपने बच्चों को बड़े फख्र से बताया करेगी कि मैंने सलाउद्दीन अयूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पर असर अल्फाज और जज्बाती लब विलहिज्जे में सलाउद्दीन अयूबी से मनवा लिया कि ये लड़की जिसे इसने एक बर्दा फरोश से खरीदा था, शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाउद्दीन अयूबी से कहलवा लिया कि अच्छा, इसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़ुको निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बिल देती और बार बार सलाउद्दीन अयूबी की तरफ देखकर मुस्कराती थी। बाकी लड़कियां इसके गिर्द खलियों की तरह जैसे अलिफाड़ रही हों। ये अलिफाचेल कूद वाला रक्स नहीं था। मशले की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले शफाफ पानी में जल परियां तीर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाउद्दीन अयूबी के मुतालिक कोई नहीं बता सकता कि वो गुमसम बैठा किया सोच रहा था।
नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा बपा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वजद तारी था। नाजी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सलाउद्दीन अयूबी इस खुशनुमा खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने इसके लिए नस्ब कराया था। अंदर उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश था। फानूस की हल्की नीली रोशनी सहरा की शफाफ चांदनी की मांग थी और अंदर की फिजा खुशगवार थी। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे आवेजा थे। नाजी सलाउद्दीन अयूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, इसे जरसी देर के लिए भेज दूं? मैं वदा खिलाफी से बहुत डरता हूं, भेज दो। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा और नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खेमे से निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाउद्दीन अयूबी के मुहाफिजों ने एक रक्कासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशलें रोशन थीं। रोशनी का ये इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था ताकि रात के वक्त मुहाफिज गर्दो पेश को अच्छी तरह देख सके। रक्कासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने इसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरे में से निकली थी। वो ज़ुको थी। वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था। इसमें वो उरिया थी। मुहाफिजों के कमांडर ने इसे रोक लिया। ज़ुको ने इसे बताया कि इसे अमीर मिस्र सलाउद्दीन अयूबी ने बुलाया है। कमांडारों ने इसे बताया कि ये इन अमीरों में से नहीं जो तुम जैसी फाहिशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछो ले। मैं बिन बुलाए आने की जरत नहीं कर सकती। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांड ने पूछा। सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़ुको ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूं। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भगत लेता। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाउद्दीन अयूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रक्कासा को बुलाया है। वो अयूबी के किरदार से वाकिफ था। इसके इस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 कूड़े लगाए जाएंगे। कमांड शशु पंज में पड़ गया। सोच सोच कर इसने जरत की और सलाउद्दीन अयूबी के खेमे में चला गया। अयूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रक्कासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने इसे बुलाया है। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, इसे अंदर भेज दो। कमान बाहर निकला और रक्कासा को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आजम इस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगे। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर अलिफादेर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उसे कहा, क्या यह हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मातों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को डरे नहीं लगाए जा सकते। बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जलकर कहा, सलाउद्दीन अयूबी शराब भी पीता होगा। हम पर झूठी पारसाई का राब जमाया जाता है। उनकी निगाहों में सलाउद्दीन अयूबी का जो बुत था वो टूट फूट गया। इस बुत में से एक अरबी शहरजाद निकला जो अय्याश और बदकार था। पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सलाउद्दीन अयूबी की खुशनुदी के लिए इसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मसरत से झूम रहा था। इसके सामने इसका नायब सालार बैठा था। उसने नाजी से कहा, उसे गए बहुत वक्त गुजर गया है। मालूम होता है हमारा तीर सलाउद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। मेरा तीर खता कब गया था? नाजी ने कहकहा लगाकर कहा, अगर ये तीर खता जाता तो फौरन यहीं लूट के हमारे पास आ जाता। तुम ठीक कहते थे। सालार ने कहा, ज़ुको इंसान के रूप में तिलिस्म है। मालूम होता है कि ये लड़की।
हशीशियन के साथ रही है, वरना सलाउद्दीन अयूबी हाबित कभी ना तो सकती। मैंने इसे जो सबक दिए थे वो हशीशियन के कभी वहमो गुमान में भी ना आए होंगे। नाजी ने कहा, अब सलाउद्दीन अयूबी के हल्क से शराब उतारनी रह गई है। नाजी को बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। वो ज़ुको नहीं थी, कोई सिपाही जा रहा था। नाजी ने डोर से सलाउद्दीन अयूबी के खैमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और बाहर मुहाफिज खड़े थे। उसने अंदर जाकर नायब सिलर से कहा, मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूं कि ज़ुको ने बुत तोड़ डाला है। रात का आखिरी पहर था जब ज़ुको सलाउद्दीन अयूबी के खैमे से निकली। नाजी के खैमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जिसका जिस्म सर से पांव तक एक ही लिबादे में ढका हुआ था। उसने धीमी से आवाज में ज़ुको को पुकारा। वो आदमी के पास चली गई। वो आदमी उसे एक खैमे में ले गया। बहुत देर बाद वो इस खैमे से निकली और नाजी के खैमे का रुख कर लिया। नाजी इस वक्त तक जाग रहा था और कई बार बाहर निकलकर सलाउद्दीन अयूबी के खैमे को देख चुका था कि ज़ुको ने सलाउद्दीन अयूबी को फांस लिया है और इसे आसमान की बुलंदियों से घसीट करता नाजी की ज़हनियत की पस्तियों में ले आई है। नाजी ने कहा, रात तो गुजर गई है, वो अभी तक नहीं आई, वो अब आएगी भी नहीं। ओरविश ने कहा, अमीर मिस्र से अपने साथ ले जाएगा। ऐसे हीरे कोई शहजादा वापस नहीं क्या करता। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं। नाजी ने कहा, मैंने अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर ज़ुको के साथ बाकायदा शादी कर ले? ओरविश ने कहा, इस सूरत में ये खतरा है कि लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार। नाजी ने कहा, मगर रक्कासा का क्या भरोसा? वो रक्कासा की बेटी है और तजुर्बाकार पेशावर है, धोखा दे सकती है। वो गहरी सोच में खोया हुआ था कि ज़ुको उसके खैमे में दाखिल हुई। उसने हंसकर कहा, अपने अमीर के जिस्म का वजन करो और लाओ इतना सोना। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? पहले बताओ हुआ क्या? नाजी ने बेताबी से पूछा। जो अब चाहते थे, ज़ुको ने जवाब दिया। आपको ये किसने बताया था कि सलाउद्दीन अयूबी पत्थर है, फौलाद है और वो मुसलमानों के अल्लाह का साया है? उसने जमीन पर पांव का डांसेस मार कर कहा, वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसे हुआ के हल्के हल्के झोंके अलिफाड़ती फिरते हैं। चट्टान था। तुम्हारे हसन के जादू और जुबान के तिलिस्म ने उसे रेत बनाया है। ओरविश ने कहा, वरना ये कमबख्त चट्टान था। ज़ुको ने कहा, अब रेतला टीला भी नहीं। मेरे मुतालिक कोई बात हुई थी? नाजी ने पूछा। हाँ, ज़ुको ने जवाब दिया। पूछता था नाजी कैसा आदमी है? मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। उसने पूछा कि तुम किस तरह इसे जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाउद्दीन अयूबी का गुलाम हूं। मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाइस्मत लड़की हो? मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूं। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा, कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं इसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। इससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे मुआफी मांगी। कहने लगा कि मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, ये गुनाह नहीं, अपने मेरे साथ धोखे नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया। मैं खुद आई थी, फिर भी आऊंगी। लड़की ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह इसका जिस्म उड़िया था। नाजी ने जोश मसरत से इसे अपने बाजुओं में ले लिया और ओरविश ज़ुको को खराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया। सहरा की पुरस्रार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया
वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के आजाली ने अपने तारीक सीने में एक राज छुपा लिया था, जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाउद्दीन अयूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ था। गुज़श्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ, इसके दो पहलू थे। एक पहलू से सिर्फ नाजी और औरविश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाउद्दीन अयूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था, और सलाउद्दीन अयूबी, इसका सुरागरसां और जासूस अली बिन सुफियान और ज़ुको 3 ऐसे अफराद थे जो इस वाक़या के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाउद्दीन अयूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने निहायत शान व शौकत और अकीदत मंदी से रुखसत किया। सोडानी फौज दोरू खड़ी। सलाउद्दीन अयूबी ने नारों के जवाब में बाजू उठाने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को अलिफाड़ लगा दी। इसके पीछे इसके मुहाफिजों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीक हो गई। कमरे के अंदर खाना तो दरकनार, पानी भी नहीं था। रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने इसे रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फर्ज है कि हुक्म माने और ज़बानें बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है। खुद में भी उसका शिकार हो रहा हूं। कैसी मायूसी? मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है, तो हमें इससे क्यों मना किया गया है? कमांडर ने क्या? अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझी तो सजा दे दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन ले। हम अपने अमीर को बरगुजीदा इंसान समझते थे और उस पर दिल ओ जान से फिदा थे, मगर रात इसके खेमे में एक रक्कासा थी। अली बिन सुफियान ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गुलाम, सजा में कोई फर्क नहीं। गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रुकासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ गुनाह का कोई ताल्लुक नहीं था। ये क्या था? अभी नहीं बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त अनी के साथ साथ तुम सबको मालूम हो जाएगा कि रात क्या हुआ था। उसने कमांडर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बात गौर से सुनो आमिर बन साले, तुम पुराने अस्करी हो, अच्छी तरह जानते हो कि फौज और फौज के सरबराहों के कुछ राज होते हैं जिनकी हिफाजत हम सब का फर्ज है। रक्कासा का अमीर मिस्र के खेमे में जाना भी एक राज है। अपने जानबाजों को किसी शक में ना पड़ने दो और किसी से जिक्र तक ना हो कि रात किया हुआ था। अली बिन सुफियान की काबिलियत और कारनामों से ये कमांडर आगाह था। मुतमईन हो गया और उसने अपने दस्ते के शकूक रफ कर दिए। अगले रोज सलाउद्दीन अयूबी दोपहर का खाना खा रहा था कि इसे इत्तला दी गई कि नाजी मिलने आया है। सलाउद्दीन अयूबी खाने से फारिग होकर नाजी से मिला। नाजी का चेहरा बता रहा था कि घबराया हुआ है और गुस्से में भी है। उसने हकलाने के लहजे में कहा, काबिल सद एहतराम अमीर, क्या ये हुक्म अपने जारी किया है कि सूडानी मुहाफिज फौज की 50,000 नफरी मिस्र की इस फौज में गम कर दी जाए जो हाल ही में तैयार हुई है? हाँ, नाजी सलाउद्दीन अयूबी ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने कल सारा दिन और रात का कुछ हिस्सा सिर्फ करके और बड़ी गहरी सोच और विचार के बाद ये फैसला तहरीर किया है कि जिस फौज के तुम सालार हो से मिस्र की फौज में इस तरह मुदगम कर दिया जाए कि हर दस्ते में सोडानियों की नजरी सिर्फ 10% हो, और तुम्हें यह हुक्म भी मिल चुका होगा कि तुम अब इस फौज के सालार नहीं होगे, तुम फौज के मरकजी दफ्तर में आ जाओगे। आली मकाम नाजी ने कहा, मुझे किस जुर्म की सजा दी जा रही है? अगर तुम्हें यह फैसला पसंद नहीं तो फौज से अलग हो जाओ। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, मालूम होता है मेरे खिलाफ साजिश की गई है। नाजी ने कहा, आपके बुलंद दिमाग और गहरी नजर को छानबीन कर लेनी चाहिए। मरकज में मेरे बहुत से दुश्मन हैं, मेरे दोस्त। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा,
मैंने ये फैसला सिर्फ इसलिए किया है कि मेरी इंतजामिया और फौज से साजिशों का खतरा हमेशा के लिए निकल जाए, और मैंने ये फैसला इसलिए किया है कि फौज में किसी का ओहदा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो और कोई कितना ही अदीम क्यों ना हो, वो शराब ना पिए, हुल्लड़बाजी ना करे और फौजी जश्नों में नाच गाने ना हो। लेकिन आलीजा नाजी ने कहा, मैंने हुजूर से इजाजत ले ली थी और मैंने शराब और नाच गाने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फौज को उसकी असल हालत में देख सकूं, जिसे तुम मिल्लत इस्लामिया की फौज कहते हो। मैं 50,000 नफरी को बरतरफ नहीं कर सकता। मिस्री फौज में इसे मुदगम करके इसके किरदार को सुधार दूंगा, और ये भी सुन लो कि हम में कोई मिस्री, सोडानी, शामी और मुझी नहीं है। हम मुसलमान हैं। अमीर आली मर्तबत ने ये तो सोचा होता कि मेरी हैसियत क्या रह जाएगी जिसके तुम अहल हो। सलाउद्दीन अयूबी ने कहा, अपने माजी पर खुद ही निगाह डालो। जरूरी नहीं कि अपनी कारस्तानियों की दास्तान मुझसे सुनो, फौरन कागजात तैयार करके मेरे नायब के हवाले कर दो। 7 दिन के अंदर अंदर मेरे हुक्म की तामील मुकम्मल हो जाए। नाजी कुछ कहना चाहता, लेकिन सलाउद्दीन। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।